तो अगर हम आज के लेक्चर के टॉपिक के बारे में डिस्कस करें कि आज के लेक्चर में हमें पढ़ना क्या-क्या है, तो सबसे पहला आज का हमारा टॉपिक होने वाला है, वो है डाटा। मतलब डाटा क्या होता है, स्टैटिस्टिक्स में डाटा का क्या यूज़ है, उसके बाद प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, डाटा कितने तरह के होते हैं, साथ ही साथ उसको किस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद हम प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा में एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन समझेंगे, क्योंकि ये हमारी एग्जाम पर्पज से इम्पोर्टेंट है। क्योंकि होता क्या है, इस स्टैटिस्टिक्स चैप्टर में जितने भी ग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चंस है वो हमें दे दिए जाते हैं, फिर इसमें मल्टीपल टाइप्स के वो क्वेश्चंस को पुट कर लेते हैं। उसमें वो डाटा के बेसिस पे मीन को निकलवा देंगे, मीडियन को निकलवा देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसके बेसिक्स यानी डाटा से शुरुआत करेंगे, डाटा को समझेंगे, डाटा कितने तरह का होता है, डाटा को कैसे प्रेजेंट किया जाता है, उसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है। उसके बाद जब हम इस डाटा को पूरा कंप्लीट कर लेंगे, स्टैटिस्टिक्स के बेसिक को कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हम वहाँ पे लास्ट में मीन, मीडियन और मोड के बारे में देखेंगे कि मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, मोड क्या होता है, किसी स्टैटिस्टिक्स के अंदर इन सबका क्या रोल होता है। आज के लेक्चर में हमें ये कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे स्टैटिस्टिक्स की। स्टैटिस्टिक्स सबसे पहले मेन पर्पस होता है कि जो चीज हम पढ़ रहे हैं उसके बेसिक के बारे में जानने का, एक्चुअल में वो चीज है क्या। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ देखें स्टैटिस्टिक्स होता क्या है, तो स्टैटिस्टिक्स क्या है, इज द स्टडी ऑफ कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। जो स्टैटिस्टिक्स है उसमें हम डाटा की कलेक्शन को पढ़ते हैं, डाटा के ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ते हैं। मतलब हम डाटा कलेक्ट करेंगे, फिर उसको ऑर्गेनाइज करेंगे एक पर्टिकुलर वे में, उसके बाद उसको हम एनालाइज करेंगे, एनालाइज करने के बाद उससे जो भी हमारा रिजल्ट निकल कर आएगा वो हमारा फाइनल रिजल्ट होगा। मतलब जैसे मान लो स्टैटिस्टिक्स को अगर हम समझाएं, हमारी एक क्लास है, ठीक है। मानो हमारे पास एक क्लास 9th के स्टूडेंट्स हैं, जिसमें हमारे पास कितने सेक्शन है, एक है सेक्शन ए और एक है हमारा सेक्शन बी। यहाँ पे हमने एक डाटा कलेक्ट कराई कि हमारे पास क्लास 9th की दो सेक्शन है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। उसके बाद हमने यहाँ पे डाटा कलेक्शन में ये देखा कि मानो हमारे पास यहाँ पे प्री बोर्ड हुए हैं, और प्री बोर्ड में क्या होंगे, मार्क्स ऑब्टेन्ड होंगे। तो यहाँ पे अगर हम इनके परसेंटेज के बारे में बात करें, तो हर एक क्लास से 3 स्टूडेंट्स क्वालीफाई हुए हैं। जो फर्स्ट पोजीशन पे है सेक्शन ए से उसकी 95% है, फिर जो सेकंड पोजीशन पर है उसकी 92% है, और साथ ही साथ जो थर्ड पोजीशन पे स्टूडेंट है उसकी 81% है। ऐसे ही सेक्शन बी में जो फर्स्ट पोजीशन पे स्टूडेंट है उसकी 98% है, और जो सेकंड स्टूडेंट पे है, सेकंड पोजीशन पर स्टूडेंट है उसकी 96% है, और जो थर्ड पोजीशन पर है उस लड़के बच्चे की जो परसेंटेज है वो कितनी है, 91% है। तो यहाँ पे हमने क्या करा, देखो हमने यहाँ पे कलेक्शन करी है, स्टडी करा है, उसके बाद हमने यहाँ पे चीजों को ऑर्गेनाइज करा है। पहले हमने कलेक्शन करा, मतलब एक डाटा लेकर आए जिसमें हमने देखा सेक्शन ए और सेक्शन बी की परसेंटेज निकालनी है। उसके बाद हमने वहां का डाटा लिखा कि फर्स्ट पोजीशन के स्टूडेंट की, सेकंड और थर्ड पोजीशन के स्टूडेंट के परसेंटेज के बारे में, उसको ऑर्गेनाइज करा। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अब हमें यहाँ पर पे टॉप 3 स्टूडेंट्स के नाम लिखने हैं और ये बताना है कि वो कौन से सेक्शन से है। तो देखो हमने यहाँ पे डाटा का कलेक्शन कर लिया, उसको ऑर्गेनाइजेशन कर लिया, अब हम करेंगे इसका एनालिसिस। एनालिसिस करने से क्या होगा कि वो हमारे टॉप 3 स्टूडेंट्स एज अ रिजल्ट हमारे पास आ जाएंगे, जिनको हमें क्या देना है, गिफ्ट्स देना है, जिसको हमें मेडल्स देने हैं, सर्टिफिकेट्स देने हैं। हम सेक्शन ए और सेक्शन बी से उन 3 स्टूडेंट्स को अगर देखें तो पहला स्टूडेंट वो होगा जिसकी सबसे हाईएस्ट परसेंटेज हो। मतलब ये कौन हुआ, 98%। तो जिस बच्चे की 98% है और वो कितने कौन सी पोजीशन पर है, फर्स्ट पोजीशन पे, कौन से सेक्शन से, सेक्शन बी से। सेम अब उसके बाद हम सेकंड पोजीशन के लिए एक बच्चे को देखेंगे, तो यहाँ पे अगर हम बचे हुए 5 डाटा में से देखें, तो इन 5 डाटा में से 98 से 98 से छोटी परसेंटेज किसकी है, इस वाले स्टूडेंट की, यानी जिसकी 96% है, और जो सेकंड पोजीशन पे है सेक्शन बी से, वो हमारा टॉप 3 स्टूडेंट्स में सेकंड पोजीशन पर लाई करेगा। लास्ट हमें एक थर्ड स्टूडेंट को देखना है, तो वो थर्ड स्टूडेंट कौन होगा, सेक्शन ए का फर्स्ट पोजीशन वाला स्टूडेंट, जिसकी परसेंटेज कितनी है, 95। तो अब यहाँ से देखो, यहाँ पे एक चीज ये क्लियर होती है कि यहाँ पे हमने क्या करा, पहले डाटा का कलेक्शन किया, उसको एक पर्टिकुलर वे में ऑर्गेनाइज किया, ऑर्गेनाइज करने के बाद हमने इसको जब एनालाइज किया तो हमारे पास इंटरप्रिटेशन में रिजल्ट क्या आया कि सेक्शन बी का 98% वाला स्टूडेंट, सेक्शन बी का 96%,
और सेक्शन ए का 95% वाले ये वो स्टूडेंट्स हैं जो हमारे टॉप 3 स्टूडेंट्स में लाई करेंगे। तो स्टैटिस्टिक्स में होता कुछ भी नहीं है, यहाँ पे हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं और उसको एनालाइज करके वहां से रिजल्ट निकालते हैं। स्टैटिस्टिक्स का मेजर रोल हम जब अपनी रिपोर्ट्स वगैरह बनाते हैं, हम कोई डाटा कलेक्ट करके प्रेजेंटेशन देते हैं, वहां पे बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो ये होता है हमारा मेन स्टैटिस्टिक्स का रोल जो हम अब समझेंगे। अब बारी आती है डाटा की। बार-बार हम एक ही वर्ड का यूज़ कर रहे हैं, डाटा का कलेक्शन, तो एक्चुअल में ये डाटा होता क्या है? तो डाटा क्या होता है? एक पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है? जो फैक्ट और फिगर्स की फॉर्म में होती है, जिसको हम कलेक्ट करते हैं, और रिप्रेजेंट करते हैं एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए, वो हमारा क्या कहलाता है? डाटा। मतलब जिसमें हम इन्फॉर्मेशन को फिगर्स की फॉर्म पे, नंबर्स की फॉर्म में या फैक्ट की फॉर्म्स में रिप्रेजेंट करेंगे, उसी को हम क्या बोलेंगे? डाटा। जैसे इस वाले में हमारे पास डाटा क्या था? सेक्शन ए के स्टूडेंट्स, सेक्शन बी के स्टूडेंट्स, जिनकी परसेंटेज दे रखी थी और साथ ही साथ पोजीशन दे रखी थी। यही हमारा क्या कहलाता है? डाटा। अब ये जो डाटा का कलेक्शन होता है और साथ ही साथ डाटा को हम लैटिन वर्ड में डेटम भी बोलते हैं। और डाटा के कलेक्शन हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है प्राइमरी डाटा और एक होता है हमारा सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा में क्या डिफरेंस है? देखो, प्राइमरी डाटा क्या होता है? डाटा कलेक्शन फ्रॉम एनी फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्सप्लिक्ट यूज और पर्पस इज नोन एज प्राइमरी डाटा। या तो फिर ये कह सकते हैं प्राइमरी डाटा वो होता है जिसमें हम सबसे पहले, फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें कोई रिपोर्ट तैयार करनी है तो उसके लिए जो हम खुद से डाटा को कलेक्ट करेंगे किसी वेबसाइट का यूज करके, किसी बुक्स का यूज करके, जो हमने खुद से डाटा को कलेक्ट किया होगा वो हमारा क्या कहलाएगा? प्राइमरी डाटा कहलाएगा। वहीं अगर बात की जाए सेकेंडरी डाटा की, तो ये जो डाटा होता है ये हम किसी थर्ड पार्टी से यूज करते हैं ताकि हम उसका यूज कर सके। फॉर एग्जाम्पल, मानो हमारे पास जो डाटा है वो ऑलरेडी गिवन है, किसी थर्ड पार्टी ने उस डाटा को कलेक्ट कर रखा है, या फिर ये बोलो कि ये डाटा ऑलरेडी बना हुआ है। अब हम इसी डाटे का अगर यूज करके अपनी रिप्रेजेंटेशन देते हैं, अपने पर्पस में यूज करते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? सेकेंडरी डाटा। फॉर एग्जाम्पल, पंकज और रोहित हमारे पास दो स्टूडेंट्स हैं। इन दोनों को क्या करना है? डाटा कलेक्ट करके एक रिपोर्ट तैयार करनी है। तो यहाँ पर होगा क्या? पंकज क्या करेगा? पंकज वेबसाइट्स का यूज कर रहा है, खुद से हेल्प, खुद की मेहनत लगा रहा है, वेबसाइट्स का यूज़ कर रहा है, बुक्स का यूज़ कर रहा है, तो जब वो अपने आप जो डाटा कलेक्ट करेगा उस रिपोर्ट के लिए, उस डाटा को हम बोलेंगे प्राइमरी डाटा। लेकिन अब ये रोहित क्या करेगा? मानो ऑलरेडी जो ये डाटा है, वो गिवन है, किसी एक अनदर पार्टी ने, यहाँ पे मानो श्रुति एक लड़की है, उसने वो डाटा बना रखा है। अब क्या करेगा रोहित? इसी डाटा का यूज़ करेगा, मतलब उसने थर्ड पार्टी के डाटा का यूज़ करा है, तो ऐसे डाटा को हम क्या बोलेंगे? सेकेंडरी डाटा। मतलब जो डाटा ऑलरेडी गिवन हो और उस डाटा का यूज करके अपनी चीजों को रिप्रेजेंट करें, अपने पर्पस, अपने डिफरेंट पर्पस के उसमें यूज करें, वो हमारा क्या कहलाता है? सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा में बस एक ये छोटा सा डिफरेंस है कि दोनों डाटा में ऐसी क्या चीज है कि एक को हम प्राइमरी बोल रहे हैं और एक को सेकेंडरी। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। अभी हमने प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा के बारे में देखा, अब हम देखेंगे डाटा की प्रेजेंटेशन में कि हम डाटा को कलेक्ट करके
कैसे प्रेज़ेंट करते हैं? देखो, मानो हमने डाटा कलेक्ट कर लिया, आफ्टर कलेक्टिंग डाटा, डाटा को कलेक्ट करने के बाद ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि उसको हम कैसे मीनिंगफुल मैनर में प्रेज़ेंट करें। मतलब ऐसा नहीं है हमने डाटा कलेक्ट करा और उसको किसी भी तरीके से रीअरेंज कर दिया। हमें डाटा कलेक्ट करना है और उसको इस पर्पस में अरेंज करना है कि वो उसका कोई मीनिंग निकले जिसको हम समझ सकें। और उसके बाद साथ ही साथ देखो जो हमारा डाटा है, डाटा को हम 2 तरीके से प्रेज़ेंट करते हैं। एक होता है हमारा अनग्रुप डाटा और एक होता है हमारा ग्रुप डाटा। अनग्रुप डाटा और ग्रुप डाटा में क्या डिफरेंस है? देखो अनग्रुप डाटा में सबसे पहले आती है बारी हमारी रॉ डाटा की। रॉ डाटा में क्या होता है इफ देयर इज नो चेंज इन द डाटा जब हमारे डाटा में किसी तरीके का चेंज नहीं होता, वो सेम रहता है जैसे हमने कलेक्ट किया उसे हम क्या बोलेंगे रॉ डाटा। जैसे हमारे पास क्या दे रखा है यहाँ पे 10 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने संस्कृत का टेस्ट करा उनके मार्क्स दे रखे हैं 56, 36, 96, 95, 73, 20, 25, 78, 75 एंड 62। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? ये हमारा कहलाएगा कि ये हमारे पास एक रॉ डाटा है जो हमारा चेंज नहीं होगा। तो अनग्रुप डाटा में पहला हो गया हमारा रॉ डाटा, जिसमें हमने ये देखा कि वो डाटा जो चेंज नहीं हो, जैसे का है वो वैसे सेम रहे, उसी फॉर्म में कलेक्टेड रहे, उसी को हम क्या बोलेंगे? रॉ डाटा बोलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे एक टर्म आती है रेंज। तो रेंज क्या होता है? रेंज होता है हमारा डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोएस्ट नंबर। मतलब अगर हम हाईएस्ट नंबर में से लोएस्ट नंबर को माइनस करेंगे तो वो हमारा क्या कहलाएगा? रेंज कहलाएगा। उसके बाद दूसरा हमारे पास दे रखा है अनग्रुप डाटा में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है? इसमें होता ये है कि जब हमारे जो नंबर ऑफ आइटम्स है जो हमने कलेक्ट करे हैं वो ज्यादा अमाउंट में है, लार्ज हैंगे, बहुत ज्यादा काउंटिंग्स में है, तो इस टाइम पे हम क्या करते हैं? रॉ डाटा की तरह ना करके हम उसको एक टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं और इसी टेबुलर फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। और साथ ही साथ बोल रखा है फ्रीक्वेंसी होती क्या है? फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ आइटम्स द आइटम कम्स इन द टेबल। मतलब वो कितनी बार आइटम हमारी टेबल में आ रहा है उसी को हम क्या बोलेंगे? फ्रीक्वेंसी। और इसका नाम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी इसी वजह से पड़ा क्योंकि जो आइटम्स है वो मल्टीपल बार क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं। मतलब बहुत बार आ रहे हैं, उनका नंबर ऑफ जो अमाउंट है वो ज्यादा है। इस वजह से जो हम यहाँ पे टेबल की फॉर्मेशन करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब बारी आती है हमारी इसमें ग्रुप्ड डाटा की। ग्रुप डाटा क्या होता है? ग्रुप डाटा में क्या होता है कि जब हमारे लार्ज नंबर ऑफ आइटम्स होते हैं डाटा के अंदर, तो उसको प्रेजेंट करने के लिए हम कौन सी टेबल बनाते हैं? ग्रुप्ड डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं। जैसे हमने वहां पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल देखी थी, वैसे ही यहाँ पे हमारी क्या है? ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में क्या होती है? एक पर्टिकुलर हमारी रेंज होती है, जैसे यहाँ पे दे रखा है एक क्लास के अंदर हमने रुपीस का डिस्ट्रीब्यूशन करा है। मतलब ये देखा है कि कौन बच्चा कितने पैसों को कलेक्ट कर सकता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि क्लास डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे
जो 20 से लेके 30 तक के मतलब रुपीज मतलब 20 से लेके 30 तक के पैसे कितने स्टूडेंट्स ने जमा करे? 5 स्टूडेंट्स ने। 30 और 40 की रेंज में कितने स्टूडेंट्स ने पैसे जमा करे? 8 स्टूडेंट्स ने। ऐसे ही 40 और 50 की रेंज में कितने स्टूडेंट लाई कर रहे हैं? 9 स्टूडेंट। 50 और 60 की रेंज में कितने स्टूडेंट्स लाई कर रहे हैं? 10 स्टूडेंट। और 60-70 की रेंज में 6 स्टूडेंट। साथ ही साथ 70 और 80 की रेंज में कितने स्टूडेंट लाई कर रहे हैं? 2 स्टूडेंट लाई कर रहे हैं। अब देखो इसमें हुआ क्या, हमने क्या करा, हमने डाटा को ग्रुप्ड करा। यहाँ पे 20 से 30 रुपए कितने बच्चे जमा कर सकते हैं, हमने उसको अलग ग्रुप दिया, जिसमें हमने ये देखा कि वहाँ पे कितने स्टूडेंट लाई कर रहे हैं? 5 स्टूडेंट। और इस 5 स्टूडेंट को लाई करने के लिए यहाँ पे एक हम पर अनदर पर्पस का यूज करते हैं, जिसे हम बोलते हैं टेली मार्क्स। टेली मार्क्स में क्या होता है, हम एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करते हैं, जिसमें हम 5-5 की ग्रुपिंग करते हैं। 4 स्ट्रेट लाइन होती है जो 4 आइटम को रिप्रेजेंट करती हैं, और जो फिफ्थ आइटम होता है उसको रिप्रेजेंटेशन के लिए हम क्या करते हैं, 4 लाइन को ड्रॉ करके फिफ्थ को हम ऐसे टिल्ट में ड्रॉ करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स हैं, फिफ्थ स्टूडेंट। अब देखो 8 वाले में हमने क्या करा है, 5 ये हो गए, 1 2 3 यानी 8 हो गया। सेम ऐसे ही हमारे पास 10 में हमने 5-5 की 2 ग्रुप्स बनाए हैं, तो ये हो गया हमारा ग्रुप डाटा। अब ये जो ग्रुप डाटा हमने यहाँ पे टेबल बनाई है, इस टेबल से हमारे छोटे-छोटे से बहुत सारी चीजें निकल कर आती हैं, क्योंकि ये जो टर्म्स हैं ये एमसीक्यू के लिए इम्पोर्टेंट है, 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ग्रुप डाटा में से हम बहुत सारी चीजों को एनालाइज कर सकते हैं, उससे अपने रिजल्ट्स के आउटपुट को निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें दे रखा है क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल क्या होता है? क्लास इंटरवल होता है द ग्रुप यूज टू क्लासिफाई द डाटा, मतलब वो ग्रुप का यूज करते हैं जिसमें हम डाटा को क्या कर सके, क्लासिफाई कर सके। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें, इस केस में हमारे पास ये जो 20 और 30 की रेंज है, यही हमारी क्या कहलाएगी, क्लास इंटरवल, क्योंकि यहाँ पे हमने ये बोला है कि 20 से लेके 30 रुपीज तक के मतलब 20 से लेके 30 तक रुपीज कितने बच्चों ने कलेक्ट करे, 5 स्टूडेंट्स ने। तो वो जो हमने एक पर्टिकुलर रेंज रख दी कि 20 रुपए से लेके 30 रुपए तक, वही हमारा क्या कहलाता है, क्लास इंटरवल। दूसरा इसमें दे रखा है अपर लिमिट, और एक दे रखा है हमारे पास लोअर लिमिट। तो देखो अपर लिमिट और लोअर लिमिट होती क्या है, अगर हम यहाँ पे देखें तो हमने यहाँ पे क्लास इंटरवल में बात करी थी, या तो वो 20 से 30 रुपीज की रेंज में जाएंगे स्टूडेंट, या 30 से 40 रुपीज की रेंज में जाएंगे। तो जो हमारे इसमें स्मॉलेस्ट टर्म होती है उसको हम बोलते हैं लोअर लिमिट, और जो इसमें हमारी ग्रेटेस्ट नंबर होता है उसको हम बोलते हैं अपर लिमिट। ठीक है, तो अपर लिमिट क्या होती है, क्लास इंटरवल में जो हमारा ग्रेटेस्ट नंबर होगा वही हमारा कहलाएगा अपर लिमिट। साथ ही साथ क्लास इंटरवल में जो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर होगा यानी छोटा नंबर होगा, वो हमारा क्या कहलाएगा, लोअर लिमिट। तो ये हो गई अपर लिमिट और लोअर लिमिट की बात। अब दूसरा इसमें दे रखा है क्लास साइज। क्लास साइज क्या होता है, क्लास साइज में हम देख क्या करते हैं, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करेंगे, तो जो भी हमारी वैल्यू आएगी वो हमारी क्या कहलाएगी, क्लास साइज। क्लास साइज में ये देखते हैं कि उनके बीच का जो डिफरेंस है, रेंज है, वो कितने का आ रहा है, 10 का आ रहा है, 20 का आ रहा है, उसी को हम बोलते हैं क्लास साइज। और इस रेंज को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस कर देंगे तो हमारी क्लास साइज की वैल्यू आ जाएगी। तो जैसे अगर हम यहाँ पे इसको सॉल्व करें, तो हमारे पास अपर लिमिट हो गई 30 और लोअर लिमिट हो गई 20। 30 में से अगर हम 20 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 10, और यही 10 हमारी क्या है, क्लास साइज। बारी आती है इसमें क्लास मार्क की। क्लास मार्क क्या होता है, क्लास मार्क होता है द मिड पॉइंट ऑफ ईच क्लास इंटरवल इज द क्लास मार्क। क्लास मार्क में होता है क्या है, जो भी हमारा क्लास साइज दे रखा होगा, उसका जो क्लास इंटरवल दे रखा होगा, उसका जो मिड पॉइंट होगा, वही हमारा क्या कहलाएगा, क्लास मार्क। जैसे अगर हम क्लास इंटरवल के बारे में बात करें, तो क्लास इंटरवल हमारी कितनी थी, 20 से लेके 30 तक।
तो 20 और 30 के बीच में जो भी हमारा मिड पॉइंट लाई करेगा, अगर हम इसमें मिड पॉइंट के बारे में बात करें तो इसका मिड पॉइंट क्या होगा 25, और यही 25 हमारा क्या कहलाएगा क्लास मार्क। लेकिन हर केसेस में हमें मिड पॉइंट इतनी इजीली नहीं निकलता, तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, क्लास मार्क का हमारा एक फॉर्मूला होता है, वो बराबर होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें, अपर लिमिट हो गई हमारी 30 और लोअर लिमिट हो गई हमारी 20, जिसको हमें किससे डिवाइड करना है 2 से। 30 और 20 को प्लस करेंगे 50 आएगा, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी 25, और यही 25 हमारी क्या होती है क्लास मार्क। तो यहाँ पर हमने क्लास इंटरवल, अपर लिमिट, लोअर लिमिट, क्लास साइज और क्लास मार्क के बारे में डिस्कस किया है। अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि जो हमारा ग्रुप डाटा है, हम ग्रुप डाटा को भी दो बेसिस पर डिवाइड कर सकते हैं। जो हमारा ग्रुप डाटा होता है, ये हमारे 2 टाइप्स का होता है। सबसे पहला इसमें होता है इंक्लूसिव, और दूसरा होता है हमारा इसमें एक्सक्लूसिव डाटा। अब ये इंक्लूसिव डाटा क्या होता है, एक्सक्लूसिव डाटा क्या होता है, अब हम इसके बारे में देखेंगे कि ये दोनों डाटा में क्या डिफरेंस है, क्यों हमने एक को इंक्लूसिव डाटा बोला है और क्यों एक को हमने एक्सक्लूसिव डाटा बोला है। इंक्लूसिव डाटा का दूसरा नाम क्या है, डिसकंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। देखो, इंक्लूसिव डाटा और एक्सक्लूसिव डाटा को अगर हम देखें तो इंक्लूसिव डाटा में होता क्या है कि जो हमारी अपर लिमिट होती है, जैसे अगर हम यहाँ पे देखें 20 to 30 एक हमारी क्लास इंटरवल हो गया, जिसमें जो 30 है वो अपर लिमिट है। तो जो दूसरा क्लास इंटरवल है वो कितना होना चाहिए था 30 से 40, लेकिन वो इस केस में ऐसा नहीं होता। इसमें ये होता है कि अगर एक हमारा 20 to 30 है, तो जो दूसरा होगा उसमें ये हो सकता है 29 to 49। फिर उसके बाद जो हमारा, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो देखो इंक्लूसिव वाले में क्या होगा, मानो एक हमारे पास क्लास इंटरवल है 1 to 9, दूसरी क्लास इंटरवल हो गई हमारी 10 to 19, उसके बाद जो तीसरी क्लास इंटरवल है वो हो गई हमारी 20 to 29। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, इफ द अपर लिमिट ऑफ वन क्लास इज डिफरेंट फ्रॉम द लोअर लिमिट। हमने देखा है कि जो हमारी एक तरफ अपर लिमिट होती है, वही दूसरी केस में उसकी लोअर लिमिट बन जाती है। लेकिन जो हमारा इंक्लूसिव और डिसकंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इस केस में क्या होगा, जो हमारी एक की अपर लिमिट होगी वो दूसरे वाले की लोअर लिमिट नहीं होगी, एकदम अलग होगी। मतलब यहाँ पे अगर हम देखें, इसकी अपर लिमिट 9 है, तो दूसरे केस में जो लोअर लिमिट है वो भी 9 होनी चाहिए। लेकिन इंक्लूसिव के केस में ये 9 ना होकर के क्या है 10, यानी जो लोअर लिमिट है दूसरे डाटा की, उसमें वो क्या है चेंज। इसी को हम बोलते हैं इंक्लूसिव और डिसकंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा दे रखा है इसमें एक्सक्लूसिव और कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें क्या होगा कि इसमें जो अपर लिमिट है वही सेम रहेगी लोअर लिमिट के अंदर भी। जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल दें, 1 to 10 एक हमारा क्लास इंटरवल हो गया, तो दूसरा इंटरवल कितना होगा 10 to 20, नेक्स्ट इंटरवल होगा 20 to 30। यहाँ पे हम देखेंगे कि जो एक की अपर लिमिट है वही दूसरे की क्या है लोअर लिमिट, यानी अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों सेम है। इस वजह से इस डाटा को हम क्या बोलते हैं, एक्सक्लूसिव और कॉन्टिन्यूअस डाटा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब बारी आती है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की। डाटा को अब हम कैसे ग्राफिकल रिप्रेजेंट करेंगे। एज यू नो अ पिक्चर इज बेटर देन 1000 वर्ड्स टू रिप्रेजेंट डाटा इन अ इजियर वे। एक एक चीज हमें पता है कि अगर हमें कोई डाटा देना है, अगर उसे हम पिक्चर्स की फॉर्म में देंगे तो वो बहुत जल्दी इजिली समझ में आएगा, एज कंपेरिजन टू उसे हम हैंड रिटन करेंगे या फिर रिटन फॉर्मेट में करेंगे वर्ड्स की फॉर्म में। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, उस डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफिकली,
जिससे वो हमें आसानी से समझ में आ जाए। साथ ही साथ इसको रिप्रेज़ेंट करने के काफ़ी सारे मेथड हैं। सबसे पहला इसमें कौन-सा मेथड है? बार ग्राफ मेथड। बार ग्राफ मेथड हमारा सबसे ईज़ीएस्ट सबसे आसान मेथड होता है किसी भी डाटा को रिप्रेज़ेंट करने का। क्यों? क्योंकि जब हम बार ग्राफ को रिप्रेज़ेंट करते हैं, यहाँ पे हम रेक्टेंगुलर बार्स का जैसे चॉकलेट्स हमारी रेक्टेंगुलर बार्स में होती हैं, उसका हम यूज़ करते हैं ताकि हमारे बार ग्राफ को हम रिप्रेज़ेंट कर सकें। इसमें बोला भी गया है इट इज द इजीएस्ट वे टू रिप्रेजेंट द डाटा। ये डाटा को रिप्रेजेंट करने का सबसे इजीएस्ट वे है जिसमें हम रेक्टेंगुलर बार्स का यूज करते हैं बार ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो इसमें एक चीज और बोली गई है, जो बार ग्राफ में हम ये रेक्टेंगुलर बार्स लेंगे उनकी थिकनेस हमेशा कैसी होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। एक बार ग्राफ और दूसरे बार ग्राफ के बीच में जो छोटा सा डिफरेंस होता है वो डिफरेंस कैसा होना चाहिए, या फिर स्पेस जो होना चाहिए वो हमेशा सेम होना चाहिए। नेक्स्ट दे रखा है द हाइट ऑफ द बार शुड बी अकॉर्डिंग टू द न्यूमेरिकल डाटा टू बी रिप्रेजेंट। जो हमारी उसकी डाटा की रेक्टेंगुलर बार की हाइट होगी वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? वो हमारे डाटा के ऊपर डिपेंड करती है। अगर हमारे पास डाटा की रेंज छोटी है तो ग्राफिकल में बार ग्राफ में जो रेक्टेंगुलर बार है उनकी हाइट भी कैसी होगी? छोटी। अगर हमारे बार ग्राफ में न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा है डाटा की तो जो रेक्टेंगुलर बार्स है वो भी कैसे बनेंगे? लेंथी बनेंगे, बड़े बनेंगे। तो ये हो गई हमारी बार ग्राफ की प्रॉपर्टीज। क्या-क्या होनी चाहिए? सबसे पहले हमने देखा बार ग्राफ में रेक्टेंगुलर बार्स का यूज़ किया जाता है, जिनकी थिकनेस सेम होती है और 2 बार्स के बीच का जो स्पेस होता है वो हमेशा सेम होता है, और जो बार की हाइट है वो उसके डाटा के ऊपर डिपेंड करती है कि अगर डाटा छोटा है तो उसका जो बार बनेगा वो छोटा बनेगा। अगर डाटा की वैल्यू ज़्यादा है तो रेक्टेंगुलर बार की हाइट कैसी होगी? ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे हमारे पास एक एग्जाम्पल दे रखा है। हमारे पास यहाँ पे 6 मंथ्स दे रखे हैं, जनवरी, फ़रवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून। और जिसमें हमें रेनफॉल की एवरेज दिखा रखी है कि जनवरी में जो रेनफॉल होनी है, बारिश होनी है, उसकी एवरेज कितनी है? 45, फ़ेब में 65, मार्च में 40, अप्रैल में 60, मई में 75 और जून में 30। अगर हम इसके बार ग्राफ को रिप्रेजेंट करें तो हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हम 2 एक्सिस का यूज़ करते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो जो हम एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेंगे वो होगा हमारा मंथ, कि कौन-कौन से मंथ पे कितनी-कितनी रेनफॉल होगी। तो मतलब ये हो जाएगा हमारा एक्स एक्सिस का केस, और एवरेज रेनफॉल को हम किसमें डिनोट करेंगे? वाई एक्सिस में। तो अब होगा क्या? देखो, एक्स एक्सिस पे हमने यहाँ पे मंथ को डिनोट करा, जनवरी, फ़रवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून। अब हम यहाँ पे देखो डाटा को देखेंगे। डाटा जनवरी में कितना है? 45। तो यहाँ पे हमारी 45 की न्यूमेरिकल वैल्यू पे हमने एक रेक्टेंगुलर बार ड्रॉ करा। नेक्स्ट को हमने 65, उसके बाद मार्च का हो गया 40, अप्रैल का 60, मई का 75 और जून का हो गया हमारा 30। तो यहाँ पे हमने एक चीज़ देखी, जो ये हमारे बार्स हैं वो किस फॉर्म में है? रेक्टेंगल की फॉर्म में। तो इसको हमने क्या बोला? रेक्टेंगुलर बार्स। साथ ही साथ हम देखेंगे कि 2 बार्स के बीच में, ये हमारा फर्स्ट रेक्टेंगुलर बार है, ये सेकंड रेक्टेंगुलर बार है। तो इन 2 बार्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो हमेशा कैसी रहेगी? सेम रहेगी। और जो हाइट है रेक्टेंगुलर बार्स की वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो ये हो गई हमारी बार ग्राफ के बारे में कहानी, कि बार ग्राफ होते क्या है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है और उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब नेक्स्ट हमारे पास रिप्रेजेंट करने के लिए एक तरीका है, वो है हिस्टोग्राम। पहला हमने बार ग्राफ के बारे में डिस्कस करा, अब हम करेंगे हिस्टोग्राम के बारे में। हिस्टोग्राम भी क्या है? एक तरीके का बार ग्राफ की तरह ही है, बट इसमें क्या होगा? देखो, बार ग्राफ में 2 बार्स के बीच में गैपिंग प्रेजेंट है, हिस्टोग्राम में गैपिंग प्रेजेंट नहीं होती। ये कैसा होता है? ये कॉन्टिन्यूअस क्लास इंटरवल के लिए होता है, मतलब इनके बीच में गैप नहीं पाया जाएगा। जो भी क्लास इंटरवल है उसको हम एक्स एक्सिस पे लेंगे, साथ ही साथ जो हाइट है वो फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करेगी, मतलब उसमें कितनी न्यूमेरिकल वैल्यूज है। तो बार ग्राफ और हिस्टोग्राम में बस एक यही माइनर सा डिफरेंस है कि बार ग्राफ में 2 बार्स के बीच में गैपिंग जो पाई जाती है वो हर कंडीशंस में सेम होती है। लेकिन जो हिस्टोग्राम वाला केस होता है, इसमें जो होते हैं ग्राफ्स के बीच में गैपिंग नहीं पाई जाती। यहाँ पे अगर हम देखें भी तो हमारे पास ये जो रेक्टेंगुलर बार्स है, क्या इनके बीच में हमें गैप देखने को मिल रहा है? नहीं। तो ये होते हैं हमारा हिस्टोग्राम। अगर अब हम यहाँ पे बात करें, देखो हिस्टोग्राम का भी हमारे पास एक एग्जांपल दे रखा है कि डेली की अर्निंग दे रखी है स्टोर्स की।
जिसमें ये दे रखा है कि 700 से लेके 750 की तक, यानी 700 टू 750 तक की अर्निंग्स कितने स्टोर की होती है, 6 स्टोर की। वहीं पे एक जगह दे रखा है हमारे पास डाटा में कि 750 से 80 तक की रेंज में कितने स्टोर्स की अर्निंग होती है, 9 स्टोर की। 800 से 850 तक में 2 स्टोर्स लाए करते हैं, 850 से 900 में 7 स्टोर, और 900 से 950 में हमारे 11 स्टोर आते हैं, और 950 से 1000 की रेंज में हमारे 5 स्टूडेंट्स आते हैं। तो ये हमारी डेली अर्निंग के बेसिस पे नंबर ऑफ स्टोर्स गिवन है, जिसमें हमने क्या करा है, जो ये डेली अर्निंग वाला हमने ये पढ़ाई कि जो क्लास इंटरवल वाला केस होता है, उसको हम एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करते हैं, और रिमेनिंग वाले को हम किस पे रिप्रेजेंट करेंगे, वाई एक्सिस पे। यहाँ पे हमने ये भी देखा कि 700 से 750 कॉन्टिन्यूअस है, कितने स्टोर्स लाई कर रहे हैं, छह स्टोर। सेम ऐसे ही 750 से 850 में कितने आ रहे हैं, 10। 850 से 900 में, तो ये सारी हमारी कौन सी हो गई, हिस्टोग्राम की ग्राफ रिप्रेजेंटेशन। तो हिस्टोग्राम और बार ग्राफ में कंफ्यूज नहीं होना है। बार ग्राफ में हमारे दो बार्स के बीच में डिफरेंस पाया जाएगा, लेकिन हमारा जो ये हिस्टोग्राम होगा इसमें डिफरेंस नहीं पाया जाएगा, ये कॉन्टिन्यूअस हमारे ग्राफ शो करेगा। लास्ट हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या होता है, देखो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है हमें हिस्टोग्राम को ड्रॉ करना। हम पहले क्या करेंगे, ऐसे के हिस्टोग्राम को एक ड्रॉ करेंगे। अब इस हिस्टोग्राम को ड्रॉ करने के बाद हम क्या करेंगे, उसमें जो बार होगा उसका मिड पॉइंट को हम क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे, और उस बार से लाइन सेगमेंट को ड्रॉ करेंगे। फिगर ड्रॉ होगी, उसी फिगर को हम क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। जो भी हम मिड पॉइंट बनाएंगे फर्स्ट बार की, उसको ज्वाइन करेंगे दूसरे वाले मिड पॉइंट से। साथ ही साथ जो हमारा मिड पॉइंट होगा लास्ट बार का, ज्वाइन विद द मिड पॉइंट ऑफ नेक्स्ट इंटरवल ऑफ द एक्स एक्सिस। अब देखो यहाँ पे तो ये सब चीजें दे दी गई हैं थ्योरेटिकल। अगर हम इसको बाहर से समझे तो देखो हमारे पास क्या है। सबसे पहले हमने बोला था कि जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है उसमें हमें क्या ड्रॉ करना है, हिस्टोग्राम। तो ये हमारा ब्लू, रेड, ग्रीन और वायलेट, इन 4 कलर से हमने यहाँ पे एक हिस्टोग्राम को ड्रॉ करा है। और उसके बाद हमने क्या करा है, हिस्टोग्राम को ड्रॉ करने के बाद इस वाले हिस्टोग्राम का जो बार है उसके मिड पॉइंट को लिया है। देन सी वाला जो हिस्टोग्राम है हमने उसके मिड पॉइंट को लिया है। डी वाले हिस्टोग्राम का मिड पॉइंट हमारा ये हो गया, और ई वाले हिस्टोग्राम का मिड पॉइंट हमारा ये हो गया। हमने क्या करा, सारे हिस्टोग्राम के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करा है, और उसके बाद जो लास्ट वाला हमारा बार प्रेजेंट होता है उसमें जो हमारी लाइन होती है उसको हम नेक्स्ट इंटरवल के आगे यहाँ पे ज्वाइन कर देते हैं। तो ये हमारा किसका एग्जाम्पल हो गया, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मीन। मीन क्या होता है? द मीन इज द एवरेज ऑफ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मीन होता है हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस का एवरेज। इट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ द ऑब्जर्वेशंस बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। देखो, मीन कहना क्या चाहता है? यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑब्जर्वेशंस दे रखी हैं, तो यहाँ पे अगर हम मीन के बारे में बात करें, मीन में होगा क्या? जितने भी ऑब्जर्वेशंस हैं उनका सम, यानी x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 सो ऑन डिवाइडेड बाय xn। जितने भी ऑब्जर्वेशंस हैं उनका सम और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या कहलाएगा? मीन। तो मीन का फॉर्मूला हो गया हमारा, मीन इज इक्वल्स टू में सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितनी भी हमारी ऑब्जर्वेशंस हैं उनका सम, एंड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये हमारा क्या हो गया? मीन। अगर हम मीन को किसमें देखें? ग्रुप डाटा में। ग्रुप डाटा मतलब विदाउट क्लास इंटरवल, मतलब जिसपे हमारे पास क्लास इंटरवल की रेंज नहीं होगी, उस कंडीशन में हमारा मीन क्या होता है? देखो, यहाँ पे अगर हम ग्रुप डाटा का एक टेबुलर फॉर्म बनाए, 20, 40, 40, 60, 60, 30, एक्स की वैल्यू है 80 और वाई एफ की वैल्यू हो गई 50 और लास्ट हो गया हमारा 120। एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी? एफ एक्स का मतलब होता है एफ मल्टीप्लाई एक्स। एफ एक्स मतलब एफ मल्टीप्लाई बाय एक्स। 40 को अगर हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ एक्स की वैल्यू हो गई 800। 60 40 हो गया हमारा 2400। 30 और 60 हो गया हमारा 1800। 50 और 80 हो गया हमारा ऐसे 4000। एंड 100 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2000। यहाँ पे हमने एफ एक्स निकाल लिया है। उसके बाद हम देखो एफ में क्या करेंगे? टोटल एफ करेंगे, मतलब जितने भी हमारे पास। एक चीज और, यहाँ पे एक हम इस साइन का यूज करेंगे, सिग्मा। इसको बोलते हैं हम सिग्मा। सिग्मा का मतलब होता है सम। जो भी हमारी वैल्यूज हम उसका सम करेंगे, तो यहाँ पे सिग्मा एफ अगर हम करें, यानी टोटल एफ की वैल्यूज का सम करें, तो इसका जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 200। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे सिग्मा एफ आई एक्स आई करें, यानी एफ एक्स की सिग्मा करें, इनका सम करेंगे, तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी 11,000। अब जो हमारा इस कंडीशन में मीन होता है, इस मीन में होती है हमारी वैल्यू सिग्मा एफ आई एक्स आई, यही एफ आई और एक्स आई डिवाइड बाय सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई मतलब इसका सम, जो कितना हो गया हमारा 11,000, डिवाइड बाय सिग्मा एफ आई जो कितना हो गया 200। जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा हमारा, वैल्यू होगी 110 डिवाइड बाई 2, जिसको हम कैंसिल करेंगे तो कितनी आएगी? 55। तो ये होगी हमारी ग्रुप डाटा के अंदर मीन, जो कितनी आ रही है? 55।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसमें मीडियन। मीडियन क्या होता है? तो मीडियन की डेफिनेशन देखेंगे, मिडल वैल्यू ऑफ द गिवन नंबर। ठीक है, ऑब्जर्वेशन के अंदर जो भी हमारे पास नंबर होगा उसको हम क्या बोलते हैं? मिडल वैल्यू। और उसी मिडल वैल्यू को हम क्या बोलेंगे? मीडियन। विच डिवाइड्स इनटू एग्जैक्टली टू पार्ट्स, मतलब जिसको हम डिवाइड करें तो वो दो पार्ट्स में हमारा डिवाइड हो जाए। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें, फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास ऑब्जर्वेशन है 15, 26, 38, 44, 66, 72 और 91। अगर हम यहाँ पे इसकी मिडल वैल्यू देखें तो इधर से थ्री नंबर्स और इधर से थ्री नंबर्स को अगर हम एलिमिनेट करें तो इसकी हमारी मिडल वैल्यू होगी, और इसी को हम क्या बोलेंगे? मीडियन। अब मीडियन में भी हम ये देखते हैं कि जो हमारी ऑब्जर्वेशन है वो इवन है या ऑड है। अगर हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन है वो इवन नंबर है, मतलब जो नंबर ऑफ यहाँ पे है जैसे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, यहाँ पे जो हमारी नंबर्स हैं वो कैसे हैं? ऑब्जर्वेशन नंबर हो गया यहाँ पे हमारा ऑड। लेकिन अगर हमारे पास ऑब्जर्वेशन इवन होता है तो इवन के कंडीशन में क्या होता है? उसमें हमारे पास जो वैल्यू हो जाती है वो हो जाती है n/2 n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म डिवाइड बाय 2। ठीक है, ये हो जाती है हमारी इवन नंबर के केस में। और ऑड के केस में क्या होगा? n+1 डिवाइड बाय 2 टर्म। अब देखो, ऑड वाले कंडीशन में हमारे पास ऑलरेडी एक एग्जांपल गिवन है। n की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे हमारे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 7 है, यानी 7+1 डिवाइड बाय 2 th टर्म, मतलब 7 1 8, 8 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारी कौन सी टर्म आएगी? फोर्थ टर्म। और हम यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, यही फोर्थ टर्म हमारी क्या कहला रही थी? मीडियन। तो मीडियन में हम दो तरीके के ऑब्जर्वेशन देखेंगे, इवन नंबर और ऑड नंबर। इवन नंबर में हमारी वैल्यू होगी n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म डिवाइड बाय 2। ये केस हो गया हमारा इवन नंबर का। और ऑड नंबर के केस में होगा हमारा n+1 डिवाइड बाय 2th टर्म, यानी जो भी हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उसमें हम +1 करके 2 से अगर डिवाइड कर देते हैं तो जो भी हमारी टर्म की वैल्यू आएगी वो हमारी क्या कहलाएगी? ऑड नंबर की मीडियन। एक चीज का और हमें मीडियन के केस में ध्यान रखना है कि जब भी हमें मीडियन को निकालना होगा, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? जो डाटा है उसको अरेंज करना पड़ेगा, किस फॉर्म में? असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब छोटे से बड़ा ऐसे करके। जैसे यहाँ पे हम देखिए 15, 15 से बड़ा 26, फिर देन 38, देन 44, 66, 72। तो ये हमारी एक सबसे पहला रोल है कि जब भी हमें मीडियन निकालना होगा तो हमें ऑब्जर्वेशन को किस फॉर्म में अरेंज करना है? असेंडिंग ऑर्डर की फॉर्म में अरेंज करना है। उसके बाद ही हम उसमें से मीडियन को एलिमिनेट कर सकते हैं, यानी मीडियन को निकाल सकते हैं। आज का लास्ट टॉपिक है हमारा लेक्चर का, वो है मोड। तो मोड क्या होता है? वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन विच शोज नंबर्स दैट अकर्स फ्रिक्वेंटली इन डाटा। मतलब ये बोल सकते हैं कि वो वैल्यू जो हमारी डाटा के अंदर मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो रही है, बहुत बार आ रही है, उसी को हम क्या बोलते हैं? मोड बोलते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल लें मोड का, तो हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन है वो है 50, 20, 22, 25, 30, देन अगेन 20, 15, 20, 12 और 20। ये हो गई हमारी ऑब्जर्वेशन। अब इस ऑब्जर्वेशन में देखेंगे कि कौन सा ऐसा नंबर है जो मैक्सिमम टाइम आया, मतलब बहुत बार आया है। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो हमारा मल्टीपल टाइम्स रिपीट नंबर है वो है 20। यहाँ पर भी है 2 3 4, यानी जो हमारा इसका मोड होगा वो कितना होगा? 20, क्योंकि ये हमारा ज्यादा टाइम बार आया, मतलब ये हमारा फ्रिक्वेंटली लगातार डाटा के अंदर आता गया है।
एक चीज और, मीडियन मोड और जो हमारा मीन है, इसमें एक हमारे रिलेशनशिप होता है, वो ये होता है कि 3 टाइम्स मीडियन बराबर होता है मोड प्लस 2 टाइम ऑफ मीन के। अब ये इस चैप्टर का ये समझ लो इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक है या इतना इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, जिसके बेसिस पे हम इसमें अगर मान लो हमारे पास कोई ऑब्जर्वेशन नहीं दी गई है और ऑब्जर्वेशन के अंदर बोला गया है फॉर एग्जांपल कि हमारी जो मीडियन की वैल्यू है वो 12 है और जो मीन की वैल्यू है वो हमारी 2 है, तो बताओ मोड कितना होगा। तो ऐसे के क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, मीडियन की वैल्यू पुट करते हैं, मीन की वैल्यू पुट करते हैं और किसकी वैल्यू निकालते हैं, मोड की। तो ये हमारा वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हो गया, जो हमने स्टैटिस्टिक्स में देखा कि मीन मीडियन मोड में एक दूसरे के साथ कैसा रिलेशनशिप है। अब आते हैं हमारे क्वेश्चंस की बारी। तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन क्या गिवन है, क्वेश्चन में बोला गया है हाउ हिस्टोग्राम डिफरेंट फॉर बार ग्राफ। जो हमारा हिस्टोग्राम है वो बार ग्राफ से कैसे डिफरेंट है। पहला इसमें ऑप्शन दे रखा है हिस्टोग्राम इज सेम एज बार ग्राफ बट जॉइन टुगेदर। जो हिस्टोग्राम है वो सेम होता है बार ग्राफ की तरह बट एक साथ जॉइन होता है। सेकंड ऑप्शन है नो डिफरेंस, कोई डिफरेंस नहीं होता। थर्ड ऑप्शन है क्लास इंटरवल इज यूज्ड इन हिस्टोग्राम, क्लास इंटरवल का यूज किया जाता है हिस्टोग्राम में। और डी ऑप्शन में है ए एंड बी बोथ। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या जाएगा, ए, जिसमें हमने ये देखा था कि जब हम बार ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं तो जो हमारे रेक्टेंगुलर्स हैं, रेक्टेंगुलर बार वो हमारे सेम साइज के होने चाहिए, साथ ही साथ उनके बीच का जो गैपिंग है वो क्या होगी, सेम होगी। ये किस कंडीशन में था, बार ग्राफ की। लेकिन हिस्टोग्राम में हमने ये देखा कि इसमें भी हमारे रेक्टेंगुलर बार्स का फॉर्मेशन होता है लेकिन विदाउट गैपिंग, मतलब इसके बीच में हमारा गैप प्रेजेंट नहीं होता है, ये हमेशा जॉइन रहते हैं। इस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, हिस्टोग्राम। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर एक करेक्ट, जिसमें ये बोला गया है कि जो हिस्टोग्राम है वो बार ग्राफ की तरह ही होता है लेकिन ये क्या होते हैं, आपस में जॉइंड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दे रखा है विच ऑफ द फिगर्स रिप्रेजेंट अ हिस्टोग्राफ करेक्टली। अभी हमने हिस्टोग्राम का क्वेश्चन किया तो हम यहाँ आसानी से देख के बता सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी क्या है हमारा करेक्ट आंसर है, जिसमें हम हिस्टोग्राम को शो कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोला गया है इन अ हिस्टोग्राम व्हेन वी जॉइन मिड पॉइंट्स ऑफ द टॉप्स ऑफ द रेक्टेंगल्स, यानी बार्स वी गेट, मतलब हमारे पास एक ग्राफ दे रखा है, वो कैसा है, हिस्टोग्राम है। और हम क्या कर रहे हैं, हिस्टोग्राम के मिड पॉइंट्स को कनेक्ट कर रहे हैं, मतलब इसका मिड पॉइंट देन इसका मिड पॉइंट और इसका मिड पॉइंट। हमने क्या देखा था कि जब हम मिड पॉइंट को कनेक्ट करते हैं तो मिड पॉइंट को कनेक्ट करने के बाद जो भी हमारा ग्राफ बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो इसका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें क्या बोला गया, इन अ कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में जो हमारी क्लास मार्क ऑफ अ क्लास इज 15, यानी क्लास मार्क की वैल्यू दे रखी है वो कितनी है, 15, एंड द लोअर लिमिट इज 30, यानी लोअर लिमिट कितनी हो गई, वो हो गई 13। और हमें क्या फाइंड करना है, अपर लिमिट फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे किसका, क्लास मार्क का। वो क्या होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। क्लास मार्क हमें पता है कितना है, 15, अपर लिमिट हमें निकालना है, प्लस करेंगे लोअर लिमिट यानी 13 से, डिवाइड बाय 2। 2 हमारा 15 से मल्टीप्लाई हो जाएगा जो हो जाएगा 13, यानी अपर लिमिट प्लस 13।
अपर लिमिट को यहीं रहने देंगे, 30 में से 13 को माइनस करेंगे, तो जो हमारी वैल्यू आएगी वो क्या होगी हमारी अपर लिमिट की वैल्यू। तो 30 में से जब 13 को माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगी हमारी 17, जो हमारी क्या कहलाएगी अपर लिमिट कहलाएगी। यानी इसका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इसमें गिवन है, क्या बोला गया है इन अ कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सेम क्वेश्चन है जिसमें वही चीज बोली गई है कि क्लास मार्क हमें गिवन है और हमें क्या बोल रखा है लोअर लिमिट 13 दे रखी है और अपर लिमिट हमें निकालनी है। तो अगर हमारे पास ऐसे के क्वेश्चंस आते हैं तो हम इसको आसानी से अब सॉल्व कर सकते हैं। तो अब बात आती है चैप्टर को समराइज करने की कि आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन लिया था स्टैटिस्टिक्स के बारे में कि इंट्रोडक्शन में हमने स्टैटिस्टिक्स को डिफाइन करा था एग्जाम्पल के बेसिस पे। उसके बाद हमने डाटा को पढ़ा, उसकी प्रेजेंटेशन देखी। प्रेजेंटेशन के साथ साथ हमने डाटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना भी सीखा, जिसमें हमने ग्राफिकली में 3 ग्राफ के बारे में डिस्कस करा। एक है हमारा बार ग्राफ, एक है हमारा इसमें हिस्टोग्राम और एक लास्ट था हमारा इसमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। उसके बाद हमने मीन के बारे में डिस्कस करा जिसमें हमने मीन को ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे देखा कि मीन होता क्या है, जिसमें हमने एक नॉर्मल ऑब्जर्वेशन पे देखा था और दूसरा हमने ग्रुप डाटा के बेस पर मीन को फाइंड किया था। साथ ही साथ हमने मीडियन को डिस्कस करा जिसमें हमने मीडियन को 2 ऑब्जर्वेशन में डिवाइड करके समझा, एक था हमारा इवन ऑब्जर्वेशन, एक था हमारा ऑड। लास्ट में हमने मॉड के बारे में डिस्कस करा और मॉड में हमने एक फॉर्मूले को भी डिस्कस किया, वो क्या था कि 3 टाइम्स ऑफ मीडियन बराबर है मोड प्लस 2 टाइम्स ऑफ मीन के। क्योंकि ये हमारा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस वजह से मैं इसको बार बार बोल रही हूँ कि इसको अच्छे से याद कर लेना ताकि क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कोई इशू ना आए। तो यहाँ पर होता है हमारा क्लास 9 का लास्ट चैप्टर स्टैटिस्टिक्स फिनिश, जिसमें हमने मैथ के सारे चैप्टर्स को कवर अप कर लिया है। ये हमारा इजीएस्ट चैप्टर था और सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर था क्लास 9 का, क्योंकि हमें इसमें बहुत सारी नई नई चीजें सीखने को मिलेंगी, ग्राफ किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये हमारे फ्यूचर पर्पस में रिपोर्टिंग वगैरह बनाने में भी हेल्प करेगा। तो यहाँ से होता है हमारा क्लास 9 का मैथ का सिलेबस फिनिश।